हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका प्रकाश मंच की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है। पिछली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। जो टेस्टिस जो था, अंडा वर्षण जो थे, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जहाँ पे स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। आज की क्लास जो है हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनकी प्रोसेस होती है और कौन कौन से ऑर्गन हैं जिनके अंदर कैसे कैसे उनके वर्क्स होती है। यहाँ पे बेसिकली जो प्राइमरी जो सेल्स है, प्राइमरी जो ऑर्गन है वो हमारे पास क्या है, ओवरी है, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं। जिस प्रकार से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसमें मेनली जो वर्क है जो किसका होता है, टेस्टिस का होता है, वृषण का होता है। उसी प्रकार यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेनली जो वर्क होगा वो किसका होगा, ओवरी का होगा। बाकी ये जो जो है जिसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका इतना ज़्यादा योगदान नहीं होता है जितना कि टेस्टिस और ओवरी का होता है। क्योंकि जब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को समझते हैं या पढ़ते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया क्या है, तो उसमें हम ये समझते हैं कि जो टेस्टिस से स्पर्म जो है और ओवरी से जो एग जो बन रहे हैं, ओवा जो बन रहे हैं, उनके मिलने की प्रक्रिया ही जो प्रोसेस जो है उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। किसी भी जीव के अंदर कोई भी अगर जीव है, कोई जानवर है, कोई भी एनिमल्स हो सकता है, जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो है जीव जंतु हमें देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी फाइलम से बिलोंग करते हो, तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब हम ये समझेंगे कि वहाँ पर रिप्रोडक्शन जब वो मैटिंग या कॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, वो हम समझते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव यानी कि मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के अंदर जो जनन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है कि सर स्पर्म और जो ओव्यूल जो है, ओवम जो है, अंडाणु जो है, वो मिलने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बाकी जो ऑर्गन जो है ओनली फॉर हेल्पिंग ऑर्गन है, वो सिर्फ सहायक अंग है, उनका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि वेजाइना है, क्लिटोरिस है, फिर या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस जो है, जिसमें फोर स्किन है, वो सिर्फ मेटिंग और कॉपुलेशन का एक पार्ट है, जिससे हम सिर्फ फीलिंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी रिप्रोडक्शन की फॉर्म जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है कि जो ओवरी है, जिसे हम ओवम रिलीज करेंगे, और टेस्टिस यानी कि जो वृषण है जिसके अंदर शुक्राणु, जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था, स्पर्म जो रिलीज होते हैं, उनके मिलने की प्रोसेस ही क्या होती है, जाइगोट बनने की प्रोसेस, या जो बाद में जाके भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वही जो आगे एम्ब्रियो जो है आगे जाके क्या होता है, एक नई जीव को पैदा करता है, एक नई प्रजाति को उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, मेनली ऑर्गन हमारे पास ओवरी है, लेकिन उसके बाद उससे पहले हम सभी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो डायग्राम है ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये डायग्राम ऐसे कैसे है कि सर यहाँ पे आपने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है, मादा जनन तंत्र जो बनाया है, उसका स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो यूटेरस जो होता है वो पीछे होता है। पीछे मतलब ऐसे कि ऊपर जो है उसके अदर ऑर्गन होंगे, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गए, उससे पीछे की, और इससे पीछे क्या होता है, रेक्टम, ये बीच में होता है। तो इसकी शेप जो ये फनल शेप होती है इस प्रकार से, ये जो शेप होती है, मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये शेप है, जैसे हम इसको वेजाइना और वेजाइनल ओपनिंग समझ रहे हैं, ये यूटेरस है, बट ये जो पार्ट होता है ये मुड़ा होता है, ऐसे इस प्रकार से मुड़ा होता है। यानी कि ये जो शेप है ये पीछे यूटेरस को बनाती है, और इसके आगे वेजाइनल जो ओपनिंग होती है वो एक कैनाल होती है, जिसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है हमारे पास, ये जो है ये वेजाइनल ओपनिंग है, जिसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। यूटेरस बेसिकली ये होता है जो पीछे होता है। क्वेश्चन ये आता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो होता क्या है, कहाँ लोकेटेड, कहाँ होता है, वेर इज लोकेटेड। तो इसकी लोकेशन ये है कि जो एब्डोमेन कैविटी जो है, एब्डोमेन कैविटी यानी कि जो उदर गुहा जो हमारी है, उदर गुहा के नीचे पेल्विक रीजन है, यानी कि ये थोरेसिक है, ठीक है। उसके बाद एब्डोमेन यानी कि जो उदर गुहा पेट है, और पेट के नीचे जो है पेल्विक रीजन है, उस पेल्विक रीजन के अंदर जो क्या होती है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उपस्थित होता है।
इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ये तो क्या हो गया हमारे पास, यूटेरस हो गया, जिसको हम बोल सकते हैं गर्भाशय। यूटेरस के नीचे क्या होता है, क्या सर नीचे जो है इसको बोलते हैं रेक्टम। ये वाला जो पार्ट है रेक्टम, जिसको मलाशय बोलते हैं, ये जो है डाइजेशन का पार्ट है। हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि ऑफलाइन क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि डाइजेशन के अंदर जो जो कैनाल आती है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम की जो कैनाल है, वो कैनाल जो है यहाँ ओपनिंग होती है जो लास्ट एनस में खुलती है। और यहाँ पे जो पोर है, यहाँ पे छिद्र जो है हमें 2 से 3 छिद्र देखने को मिलेंगे। 3 छिद्र है यहाँ पर। एक तो है हमारे पास डाइजेस्ट सिस्टम की लास्ट जो कैनाल है जो ओपन होती है वो होती है एनस में, जो कि लास्ट पार्ट है। उसके बाद जो होती है हमारे पास ओपनिंग होती है वो है हमारे पास बर्थ कैनाल, जिसको बोलते हैं वेजाइना। और बर्थ कैनाल के ऊपर जो एक और छिद्र होता है, जो एक छोटा सा छिद्र है, बिंदु है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। और उससे ऊपर जो है क्लिटोरियस, जो कि सेंसरी ऑर्गन है, एक प्रकार का सेंसिटिव पार्ट होता है, यानी कि फीलिंग्स जो होती है इस पार्ट्स के अंदर होती है, ना कि वेजाइनल ओपनिंग के अंदर होती है। क्लिटोरियस है, तो क्लिटोरिस जो है ये क्या है, एक सेंसिटिव पार्ट है जहाँ पे संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जिसको अगर रफ किया जाता है तो फीमेल्स को क्या होती है, एजुकेशन जो है हमें जो तीव्रताएं जो है देखने को मिलती है, जो कि क्लिटोरियस पार्ट होता है, जो कि ये होता है। क्लिटोरियस के नीचे जो पार्ट होता है ये होता है हमारे पास यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि जो यूरिन की जो प्रोसेस होते हैं, जो यूरिन को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो हमारे पास सेकंड। थर्ड जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, बर्थ कैनाल, जिसको हम वेजाइना भी कहते हैं। और इसके नीचे जो है ये हमारे पास क्या है, एनस। अच्छा, ये जो बर्थ कैनाल जो होती है, जो वेजाइना है, इस वेजाइना के अंदर जो है एक झिल्ली जैसी संरचना और पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हाइमेन, ठीक है। और ये जो हाइमेन जो होती है एक पतली लेयर्स होती है, मसल्स की बनी होती है। रिप्रोडक्शन की जो फॉर्म होती है या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है या फिर जो अगर किसी प्रकार की एथलेटिक प्रोसेस होती है उसमें हाइमेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये बेसिकली एक सामान्य प्रोसेस है हाइमेन का ब्रेक डाउन होना। ये डिपेंड करता है फिजिकल एक्टिविटी पे, हम किस प्रकार का कार्य करते हैं। अगर साइकिलिंग की प्रोसेस हो गई, ज़्यादा दौड़ना हो गया, कराटे हो गए, फिजिकल एक्टिविटी जितनी भी प्रकार की है उसके अंदर हाइमेन जो है ब्रेकडाउन हो भी सकती है। अच्छा, इसके अलावा जो है रिप्रोडक्शन की फॉर्म जो होती है, जब मैटिंग या कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है उस टाइम भी जो हाइमेन है वो ब्रेकडाउन हो सकती है। तो हमने इसमें बेसिकली क्या समझा कि सर इसके अंदर जो है, इसके अंदर माइनर और मेजर जो भी हम पढ़ते हैं, यानी कि 2 इस प्रकार के स्ट्रक्चर भी हम पढ़ते हैं, जो कि मेजर और माइनर लेबियम पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले ये जो ऊपरी पार्ट है उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिक एरिया, ठीक है, जहाँ पे हमें प्यूबिक एरिया जो है, प्यूबिक हेयर भी देखने को मिलते हैं, जो कि ऊपरी लेयर होती है। उसके बाद माइनर और मेजर 2 यहाँ पे हमें मसल्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, कवर करते हैं वाजाइना को। उसके बाद ये जो पार्ट है वो आपने बताया कि सर क्लिटोरिस, यानी कि जिसको भग शेफ भी बोलते हैं, जो कि सेंसिटिव पार्ट होता है, जहाँ पे फीलिंग्स जो है फीमेल्स को महसूस होती है। सेंसिटिव पार्ट होता है ये, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नर्व्स होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। उसके बाद यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि जो यूरिन की जो फॉर्मेशन है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम बर्थ कैनाल या वेजाइनल सेकेंडरी ओपनिंग। हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेजाइनल सेकेंडरी ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्क्राइब अच्छे से किया है। और उसके बाद पीछे का जो है वो हम क्या बनेंगे, एनस। जो एनस जो होता है वो रेक्टम से जो मल जो होता है, जो पूप जो होता है, उसको बाहर निकालने की प्रोसेस एनस के द्वारा होती है। तो ये बेसिकली इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ना ही इसकी हमें प्रोसेस इतनी ज़्यादा पढ़नी है। ये हमारे पास मेनली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि मादा जनन तंत्र। इसकी शुरुआत जो है हम शुरू से ही करेंगे। शुरू के अंदर यानी कि जो फर्स्ट जो बाहरी बार जो होती है वो सेकेंडरी ओपनिंग होती है। तो सर सेकेंडरी क्यों फर्स्ट होनी चाहिए? सेकेंडरी इसलिए क्योंकि प्राइमरी जो होता है ना, इस जो यूटेरस से वेजाइनल की जब जो एंट्री होती है, यूटेरस से वेजाइनल की तरफ जो हम बाहर जाते हैं, एंट्री नहीं बाहर जाते हैं, तो ये जो है इसको हम प्राइमरी ओपनिंग बोल देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ओपनिंग, जो कि दूसरा होता है। इसको हम इस एरिया का जो है वेजाइना बोलते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पेनिस जो है एंट्री करता है, और इसी के अंदर जो है रब की प्रोसेस होती है। फ्रिक्शन जो होता है, रब जो होता है वो इसी पार्ट के अंदर होता है, यानी कि फ्रिक्शन और जो रब है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये जो प्रोसेस है यहाँ तक इसके अंदर जो है प्रोसेस होती है। यहीं क्या किए जाते हैं, स्पर्म छोड़े जाते हैं। स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु जो होते हैं वो इस एरिया में छोड़े जाते हैं। ये जो एरिया होता है ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है,
एसिडिक का मतलब कुछ आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह समझ सकते हो, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो ग्लैंड्स है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, वो ग्लैंड्स क्या सेमिनल वेसिकल और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करते हैं, कुछ लिक्विड छोड़ती है। वो लिक्विड इसलिए, ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा था, नर जनन तंत्र में हमने पढ़ा था कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल जो होती है वो क्या करते हैं, कुछ लिक्विड्स को फॉर्म करते हैं। वो लिक्विड क्यों फॉर्म करते हैं, ताकि स्पर्म जो होते हैं वो डीएक्टिवेट ना हो सके, वो खत्म ना हो सके। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म आते हैं, जैसे स्पर्म आते हैं तो ये एरिया क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है, थोड़ा अम्लीय क्षेत्र होता है। तो इस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, इस एसिडिक इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, वेजाइना होती है। सेकेंडरी पार्ट ये जो इसको हमने क्या बोला, प्राइमरी ओपनिंग। अच्छा, इसको जो है बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इसको बर्थ कैनाल, जो सर्विकल कैनाल जो है, ग्रीवनाल जो है, इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। यानी कि जो बर्थ कैनाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बच्चे को बाहर जो निकलने की प्रोसेस होती है, जिसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं, इस जो एरिया को हम बोलते हैं सर्विक्स, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा। ये जो पार्ट है, यहाँ पे 3 लेयर पढ़ेंगे हम। एक तो ये ऊपरी ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, और उसके बाद ये सेकंड, और ये है थर्ड। तो ये जो हमारे पास क्या है, सर्विकल कैनाल है, ठीक है, जिसको ग्रीवा नाल भी बोलते हैं। उसके बाद सर्विक्स, ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, गर्भाशय ग्रीवा बोलते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास क्या हो गया, यूटेरस। अब ये जो यूटेरस की जो लेयर है, इसकी 3 लेयर्स पढ़ रहे हैं हम। एक तो है एंडोमेट्रियम, जो कि ऊपरी ऊपर, उसके बाद मायोमेट्रियम, और उसके बाद पेरीमेट्रियम। ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, अंतस्तर, यानी कि एंडोमेट्रियम। ये आंतरिक स्तर होती है, गर्भाशय का अंतस्तर होता है। ये हमारे पास क्या है, मायोमेट्रियम। ये क्या होता है, मध्य स्तर होता है, गर्भाशय का मध्य स्तर भी बोलते हैं इसको, और गर्भाशय पेशी स्तर भी इसको बोलते हैं। इसकी जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है, ये सबसे अंदर की होगी एंडोमेट्रियम, और ये जो है सबसे बाहर, जिसको पेरीमेट्रियम भी बोलते हैं, इसको परिगर्भाशय यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर बोलते हैं। अब है हमारे पास ओवरी। तो ओवरी को हम यहाँ से डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार इसको अवॉइड करते हैं। ये जो ओवरी है ये जुड़ी होती है लिंगामेंट से, लिंगामेंट से। इस लिंगामेंट को बोलते हैं ओवरियन लिंगामेंट, यानी कि एक मसल से कुछ टिश्यूज और कुछ मसल्स हैं जिससे जुड़ी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरियन लिंगामेंट बोलते हैं। ये ऐसे नहीं होती, ऐसे लटकी हुई नहीं होती है, ये जुड़ी होती है ओवरियन लिंगामेंट से। और इसके पीछे का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको भी एक मसल्स है जिसको बोलते हैं मीजोवेरियम, मीजोवेरियम। अब आप ऐसे समझ रहे होगे कि ये ऐसे लटके, ऐसे नहीं है, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से बहुत सारी मसल्स जो है उनको कवर कर रखी होती है। बहुत सारी मसल्स हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है जो इसको जोड़े रखती है। ये 2 से 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। तो मीजोवेरियम और ओवेरियन लिगामेंट जो है जुड़ी होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो ओवरी जो है ये किससे कनेक्टेड होती है। ओवरी जो है यूटेरस से कनेक्टेड होती है। यूटेरस से किस से कनेक्टेड होती है, ओवेरियन लिगामेंट से। तो ये ओवेरियन लिगामेंट से कनेक्टेड होती है। इसके अलावा इसके पीछे जो है बिहाइंड द यूटेरस, तो ये जो है मीजोवेरियम से कनेक्टेड होती है। यहाँ से जो ओवम रिलीज होंगे, यानी कि इसको हम पढ़ेंगे, इसका कार्य क्या होता है। जो ओवरी जो होता है उसके बेसिकली 2 काम पढ़ेंगे हम। एक तो बॉडी के अंदर गोनाड कैरेक्टर्स को डेवलप करना, लैंगिक लक्षण जो फीमेल्स के अंदर देखने को मिलते हैं वो उनको कौन डेवलप करता है, एक तो ओवरी करता है। यानी कि पहला कार्य तो उसका ये हो गया कि जो गोनाड कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो लैंगिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन कंट्रोल करता है, ओवरी। क्यों, क्योंकि ओवरी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन से हार्मोन्स, तो इसको पढ़ ही रहे तो थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। पेरी, पेरी का मतलब है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन और इनहिबिन। 4 प्रकार के हार्मोन्स जो है ओवरी रिलीज कर रही है, और इन चारों प्रकार के हार्मोन्स का अलग अलग कार्य है। इसकी भी हमें एक अलग से क्लास बनानी पड़ेगी। इनके जो हार्मोन्स हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं। यानी कि डिलीवरी की प्रोसेस में रिलैक्सेशन हार्मोन के रिलैक्सिन हार्मोन और इनहिबिन हार्मोन, गोनाड कैरेक्टर्स के हार्मोन, इसके अलावा एक मेमोरी ग्लैंड्स भी होती है। तो ये 4 से 5 केमिकल रिलीज करती है ओवरी, जो हम उसमें पढ़ेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन हार्मोन हो गया, इनहिबिन हार्मोन हो गया, ठीक है। तो ये ओवरी होगी। इसके अलावा एक मेमोरी ग्लैंड भी है, मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड का बेसिकली काम क्या है, मेमोरी ग्लैंड का काम जो है, जो फीमेल्स में जो मिल्क जो है, मिल्क फॉर्मेशन का जो काम है,
ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर जो मिल्क की जो ग्लैंड्स है, दूध बनाने की जो प्रक्रिया है, वो हम मेमोरी ग्लैंड्स में पढ़ेंगे, जो कि ब्रेस्ट का हम एक अलग से, ब्रेस्ट को और हॉर्मोन्स को उनके एक साथ एक क्लास में पढ़ लेंगे। तो इन ओवरी की यहाँ पे दो कार्य हो गए। एक तो क्या हो गया कि हॉर्मोन्स रिलीज करना। हॉर्मोन्स के अंदर 4 से 5 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन। मेमोरी ग्लैंड्स हो गया, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सेकेंडरी जो काम है वो oogenesis की प्रोसेस है। oogenesis को हम यहाँ पढ़ेंगे। oogenesis को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ओवरी जो है वो अंडाणु किस प्रकार से बनाती है, ओवम या एग जो है उसकी फॉर्मेशन किस प्रकार से करती है, जिसको हम किस में पढ़ेंगे, oogenesis में पढ़ेंगे। यहां से जैसे ही ओवम या एग जो रिलीज होगा, यहाँ पे एक पार्ट है जिसको बोलते हैं फिम्बरी, यानी कि झल्लरी। फिम्बरी का मतलब है कि कुछ ऐसे धागेनुमा संरचना होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हो या अंगुलीनुमा संरचना समझ सकते हो। ये क्या करती है, जैसे यहाँ से ओवम रिलीज होगा, यहाँ से क्या होगा, ओवम रिलीज होगा इस प्रकार से, तो इस ओवम को, एग को, यहाँ की जो मसल्स हैं इफंडिबुलम से पहले, जिसको हम फिम्बरी बोलते हैं, झल्लरी, ये क्या करती है, उस ओवम को कैप्चर कर लेती है, पकड़ लेती है और उसको कहाँ भेज देती है, इफंडिबुलम में। अब ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नहीं आता है, प्रश्न नहीं आता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है कहाँ होती है, तो वो फेलोपियन ट्यूब में होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने के बाद जो है वापस वो यूटेरस में आता है। तो प्रोसेस कहाँ हुई, फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो फेलोपियन ट्यूब में क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, तो फेलोपियन ट्यूब में होती है, जो कि 3 पार्ट होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्फंडिबुलम, कीप, यानी कि ये जो एरिया है, इस एरिया को जो है हम बोलते हैं इम्फंडिबुलम। फिम्बरी के जो बाद का एरिया और एम्पुला के नीचे का जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्फंडिबुलम, जो कि कीप बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको कीप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। कीप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, इसलिए इसको इम्फंडिबुलम बोलते हैं। इफंडिबुलम से जो ओवम जो है वो कहाँ चला जाता है, एम्पुला में। एम्पुला मतलब तुम्बिका भी बोलते हैं इसको, और एम्पुला के बाद जो है स्थमस। अब क्या होता है अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, नर जनन तंत्र से अगर इसको शुक्राणु मिल जाता है, तो जो स्पर्म जो होता है, स्पर्म हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्पर्म फॉर्मेशन हम नहीं पढ़ा, तो आप जाके क्लास को देखें। तो स्पर्म जो है यहाँ से बहुत लंबी ज़्यादा दूरी तय करते हैं। अब अगर स्पर्म यहाँ पहुँच जाता है तो स्पर्म आके क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ी थी। अब आगे जो है, जैसे स्पर्म अगर यहाँ पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे 2 केस होते हैं। अब देखो, एडोलसेंस आपने पढ़ी थी, किशोरावस्था, जो कि शुरू होती है 13 से 14 साल के अंदर। 13, 14 या 15 साल की जो आयु है उसके अंदर किशोरावस्था जो है शुरू हो रही है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 13, 14, 15 साल की जो आयु है उसके अंदर एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था शुरू देखने को मिलती है। और यहाँ जो है पहली अवस्था होती है जिसको बोलते हैं मीनार्ज। अब मीनार्ज के अंदर क्या होता है, तो सर रज्जु दर्शन भी बोल सकते हैं इसको। अब ये जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल की है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक स्त्राव, ऋतुस्त्राव, रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, 3 से 4 नाम है, इसको हम समझेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है ना, जिसमें 13 से 14 साल या 15 साल की आयु में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर आते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेनार्च यानी कि रजोदर्शन बोलते हैं। सेकेंड स्टेज जो है वो लंबी चलती है, जिसको हम बोलते हैं ऋतुस्राव, जिसको मिनोफेज भी बोलते हैं। ये जो सेकेंड स्टेज है जो ऋतुस्राव वाली, जिसको मासिक स्राव भी बोलते हैं, तो ये 14-15 साल से शुरू होकर 14-15 साल से लेकर जो लास्ट स्टेज होती है उससे पहले, यानी कि जो प्यूबर्टी जो होती है उस एज में जो है हम ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलते हैं। लास्ट जो स्टेज होती है, यानी कि एक तो होगी 14-15 सबसे पहले फर्स्ट स्टेज, और इसके बाद इसका जो बीच का जो एरिया है, इस बीच के एरिया में क्या होता है, ऋतुस्राव मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो रजोदर्शन हो गया इस स्टेज के अंदर, उसके बाद सेकेंड जो स्टेज होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऋतुस्राव या मासिक स्राव, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसको। और जो लास्ट स्टेज होती है वो 40 से 45, ये 45 लास्ट होता है। इस एज के अंदर क्या होता है, ओवम जो है, अंडाणु जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब इसको हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं। 14 से 15 साल की आयु के अंदर क्या होता है, कुछ सेल होती है जिसको प्रीमोर्डियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है, प्रीमोर्डियल सेल बोलते हैं। अब ये जो होती है बहुत सारी होती है, हजारों लाखों की संख्या में होती है। हजारों लाखों की संख्या का मतलब है कि बहुत सारी सेल जो होती है वो क्या करते हैं, ओवम बनाने की प्रोसेस में आते हैं। लेकिन 14 से 15 साल की आयु के अंदर क्या होता है, ये कुछ जो सेल होती है वो
डीजेनेसिस हो जाती है, यानी कि वो खत्म होने लग जाती है। 14 से 15 साल की आयु में शुरू होता है, और शुरू होने के बाद बीच का जो समय है जिसको जनन आयु भी बोलते हैं। जनन आयु का मतलब है कि जो बर्थ एज जो है, बच्चों को उत्पन्न करने की जो प्रोसेस है, जनन आयु, वो यही होती है। तो वो 15-20 साल से आप लेके 35-40 के बीच की मानते हैं। इस आयु के बीच में, अच्छा, प्यूबर्टी जो 14-15 साल, जो एडोलसेंस जो है वो हमें 14-15 साल की आयु में देखने को मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन यानी कि स्पर्म जो और ओवम इतने ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं हो पाती है इस एज के अंदर ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। हाँ, वो अलग बात है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो सकती है, लेकिन वो सही तरीके से नहीं हो पाती क्योंकि इतने मैच्योर नहीं होते हैं बच्चे। और इनके अंदर जो हॉर्मोन्स और ओवम या स्पर्म जो होते हैं वो भी इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हैं कि वो एक सही दिशा ले सके। लास्ट स्टेज जो होती है वो 40 से 45 साल होती है। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रीमोर्डियल सेल जो होती है ये बहुत सारी होती है, हजारों लाखों की संख्या में होती है, तो फिर ये लास्ट अवस्था क्यों हो गई? लास्ट अवस्था इसलिए हो जाती है क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और 40 से 45 साल के अंदर ओवा जो होते हैं, अंडाणु जो होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। मेल और फीमेल के अंदर प्रोसेस दोनों के अंदर अलग होती है दोस्तों। वो इसलिए, मेल क्या करते हैं, हजारों लाखों स्पर्म जो है बनाते हैं, और एक ही बात सिक्रेशन जब होता है, सीक्रेट की जब प्रोसेस होती है उसमें हजारों लाखों शुक्राणु को बाहर छोड़ देते हैं। अब फीमेल में थोड़ा अलग होता है। फीमेल में क्या होता है, बनते बहुत सारे हैं लेकिन हर मंथ, अब होता क्या है, एक महीने मान लेते हैं कि अगस्त सितंबर में ये रिलीज करेगा, सितंबर अक्टूबर में ये रिलीज करेगा, फिर अक्टूबर नवंबर में ये रिलीज करेगा, फिर नवंबर दिसंबर में ये रिलीज करेगा। अब मेल में क्या होता है, मेल में सारे एक साथ आते हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों जो स्पर्म है वो एक साथ बाहर आते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, ओनली फॉर हर मंथ, हर महीने एक ही ओवम, एक ही अंडाणु का रिलीज होता है, एक ही अंडाणु का सिक्रेशन होता है, और वो क्या करता है, बाहर आता है। तो मेल और फीमेल में दोनों की प्रोसेस क्या होती है, थोड़ी अलग होती है। बनते या बहुत सारे हैं, बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उनमें से जब ये मैच्योर होते हैं, ये जब ये सेल मैच्योर होती है ना, जब इनके अंदर फॉलिकुलर सेल जो है मैच्योर होने लगती है, तो जब ये मैच्योर होते हैं तो उस स्टेज के अंदर ये जो ओवम जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं, तो उसमें बहुत कम बचते हैं, और हर महीने जो है एक या दो अंडाणु ही रिलीज हो पाते हैं, इससे ज़्यादा रिलीज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये उस स्टेज पे निर्भर करता है। तो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब जो ओवम जो है वो अंडाणु जो यहाँ पहुँच जाता है, और उसके बाद ये जो एरिया है इसको बोलते हैं यूटेराइन फंडस। अब ये कहाँ है, ये जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर चल रहा है। ये जो पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी के नीचे है, और एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा जो वो ऊपर है पेट के नीचे, और ये इसके ऊपर पेट होता है, ठीक है, इसके पीछे रेक्टम होता है। तो इससे ऊपर हम उसको क्या बोलेंगे, यूटेराइन फंडस यानी कि गर्भाशय फंडस बोलते हैं। और ये जो है यूटेराइन कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, जिसको गर्भाशय गुहा बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आप समझ ही गए कि सर, जो फेलोपियन ट्यूब जो होती है जिसके अंदर हमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस है उसमें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर स्पर्म मिल जाए, अगर शुक्राणु आ जाता है, तो वो क्या होगा, यहाँ पहुँच के फर्टिलाइजन हो जाता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु क्या होंगे, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइज हो जाता है, जाइगोट बना लेते हैं। अब मान लो कि जाइगोट ना बने तो क्या होगा, तो अब मान लेते हैं कि स्पर्म पहुंचा ही नहीं, स्पर्म यहाँ आया ही नहीं, तो फिर ये क्या करता है, कुछ टाइम तक ये जो ओवम है ये वेट करता है, स्पर्म का कुछ टाइम तक ये ओवम वेट करता है, ये अंडाणु वेट करता है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम, एक दिन, दो दिन, चार दिन, उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, वापस यहाँ आ जाता है, और यहाँ क्या होता है, उसके बाद कुछ मसल्स लेयर जो है इनके ऊपर इंक्रीज होने लग जाती है। मसल्स लेयर इंक्रीज होने के बाद हमें क्या होता है, ब्लीडिंग के रूप में जो है ये वेस्ट मेटल के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। डिटेल्ड क्लासेस के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था, जिसकी हमने बड़ी बड़ी बातें पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कि जो oogenesis की जो प्रोसेस है वो कहाँ और कैसे होती है। oogenesis की प्रोसेस जो है वो ओवरी में होती है, और ओवरी जो है कहाँ होती है, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड पेयर्स में होती है। फेलोपियन ट्यूब पेयर्स में होती है, ओवरी पेयर्स में होती है, बट यूटेरस क्या होता है, पेयर्स में नहीं होता, ओनली फॉर सिंगल होता है। अब ये सिंगल होता है, और ये क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं, ओवरी पेयर्स में होती है, लिंगामेंट यहाँ पे पेयर्स में होते हैं, ये जोड़े के रूप में होते हैं। ओवरी जो है इसका बेसिकली हमने शुरू में ही देखा था कि सर यहाँ ओवरी का बेसिकली दो काम है।
और ये प्राइमरी सेल है, प्राइमरी ऑर्गन है। प्राइमरी ऑर्गन में इसके दो काम ये पड़ेंगे। पहला कार्य तो गोनाड कैरेक्टर्स को इंक्रीज करना। वो किस पे डिपेंड करता है? हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। और ये हॉर्मोन्स जो है वो लगभग 4 से 5 प्रकार के हैं। यहाँ पे बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन है, उनकी ज़्यादा हम उपयोगिता देंगे। अब ये चारों हार्मोन क्या करेंगे? हार्मोन में एक तो हमने ये पढ़ा कि जो गोनाड कैरेक्टर्स जो है, यानी कि आवाज़ का पतला हो जाना, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलप हो जाना, जिसे हम ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है, पेल्विक रीजन का बड़ा हो जाना। पेल्विक रीजन जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पेल्विक रीजन बड़ा हो जाता है। प्यूबर्टी जो हमें देखने को मिलती है, मॉन्स प्यूबिक एरिया जो होता है वहाँ पे हमें प्यूबिक हेयर्स देखने को मिलते हैं। जो स्किन्स जो होती है वो थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। इसके अलावा जो आवाज़ पतली हो जाती है, ठीक है। और जो अंडर पार्ट्स जो अंडर ऑर्गन्स है वहाँ पे हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है किसका काम है? ये ओवरी का काम है, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इन्हीं हार्मोन्स से हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। दूसरा इसका काम हमने क्या पढ़ा कि जो ओवम बनाने की जो प्रक्रिया है, जो oogenesis की जो प्रक्रिया है, वो हमें कौन करता है? ये ओवरी करती है। अब इसके अंदर हम 4 लेयर्स पढ़ेंगे। ऊपरी जो लेयर है वो क्या? जर्मिनल एपिथेलियम की प्रोसेस होती है। जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होती है जो कि ओवरी की सबसे ऊपरी लेयर होती है, ठीक है। और ये किससे बनी होती है? घनाकार ऊतकों से, जिसको सिंपल क्यूबॉइड सेल भी बोलते हैं। सरल घनाकार ऊतक जो होते हैं सिंपल क्यूबॉइड सेल्स होते हैं, जिनसे ये मिलकर बनती है। सेकंड जो लेयर होती है वो हमारे पास है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और आपने पढ़ा होगा कि सर ट्यूनिका एल्बुजिनिया तो हमने टेस्टिस में भी पढ़ा था, तो वही सेम ही लेयर यहाँ पर है। थर्ड जो लेयर है कॉर्टेक्स और मेडुला। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये कॉर्टेक्स और जो मेडुला है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ओवरी जो होती है ना, ये जो अंडाशय है, इसके अंदर 4 लेयर पड़ी कि सर एक तो ऊपर वाली होगी, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। सेकंड आपने बताई ट्यूनिक एल्बुजिनिया। अब जो थर्ड और फोर्थ जो है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कैसे? कि सर अंदर ये वाला जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं मेडुला। मेडुला। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये 2 लेयर है। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो यहाँ पे कॉर्टेक्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पर हमें कुछ फ्लोवर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। ये फॉलिकुलर सेल क्या करेगी? oogenesis की प्रोसेस करेगी। और ये जो मेडुला है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है नर्व सेल देखने को मिलती है, हमें नर्व्स देखने को मिलती है, उसके बाद हमें जो है ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है, लिम्फेटिक सेल्स हमें देखने को मिलती है। ये सारे जो पार्ट्स हैं वो कहाँ होते हैं? इस मेडुला में होते हैं। जिस पार्ट से यहाँ निकलते हैं, जिस ऑर्गन से यहाँ से निकलते हैं, जिसको बोलते हैं हीलियम, हाइलम बोलते हैं, हीलियम हाइलम बोलते हैं उसको। यानी कि यहाँ से जो सेल्स, नर्व सेल और ये जो नर्व सेल, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ये जो है सारे जिस पार्ट से निकलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। यानी कि इस कॉर्टेक्स को, इस कॉर्टेक्स को, इस मेडुला को और इस पार्ट को, हीलियम को, ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, ठीक है। यानी कि 2 लेयर आपने तो ये बताई कि सर ऊपरी लेयर जो है, आउटर जो लेयर है सबसे ऊपर, जो हमें आपने बताया जर्मिनल एपिथेलियम, उसके बाद ट्यूनिक एल्बुजिनिया, थर्ड जो है हमारे पास कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स और जो मेडुला है ये क्या होती है? स्ट्रोमा होती है। और ये जो कॉर्टेक्स मेडुला का जो मेडुला जो पार्ट है, ये जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं हम हाइलम। तो ये तो हो गया इसका कार्य। अब इसके अंदर जो है, इसका तो कार्य हो ही गया, यानी कि ब्लड वेसल्स और इनका जो ट्रांसफर्शन जो होता है, इनको जो प्रोटेक्शन और जो पोषण जो मिलता है वो यहाँ पे हो जाता है। अब जो कोर्टेक्स जो है, इसकी इसकी इंपॉर्टेंस इतना क्यों है, इतनी ज़्यादा उपयोगिता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि oogenesis की जो प्रक्रिया वो हमें यही देखने को मिलती है। यहाँ कुछ सेल है जिनको बोलते हैं प्रीमोर्डियल सेल। अब ये जो प्रीमोर्डियल सेल्स मैंने पहले बताया कि 14 से 15 साल की आयु में यहाँ पर क्या, उससे पहले बहुत सारी होती है, लेकिन जैसे मैच्योरिटी आती है, जैसे परिपक्वता आती है, तो ये क्या होती है, किस में डेवलप हो जाती है? प्राइमरी सेल में डेवलप होने लग जाती है। और ये जो प्राइमरी सेल जो होती है, ये फॉलिकुलर सेल ही होती है, फॉलिकुलर सेल, ठीक है। अब ये जो फॉलिकुलर सेल जो होती है, इसके अंदर 2 चीज़ें देखने को मिलेगी।
जैसे ही मैच्योरिटी होती है यानी कि परिपक्वता आने लगती है, उससे पहले इनके अंदर नहीं होती। उनसे पहले ये जो उसके अंदर जो एग जो है ओवम जो वो रिलीज नहीं होता है, उससे पहले जो है वो नॉर्मल सामान्य कोशिकाएं होती है। और सामान्य कोशिकाएं है इसीलिए तो उनके अंदर जो है परिपक्वता नहीं आ रही। अब आप इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 14 से 15 साल के अंदर जो फीमेल्स जो है गर्ल्स हैं, उनसे पहले उनके अंदर हमें प्यूबर्टी नहीं देखने को मिलती, उनके अंदर गोनाड कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये कि उनके अंदर ये जो प्रीमोर्डियल सेल जो है वो प्राइमरी सेल या फॉलिकुलर सेल के अंदर कन्वर्ट नहीं होती है। जैसे ही वो फॉलिकुलर सेल या प्राइमरी सेल के अंदर कन्वर्ट होने लगती है तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ लिक्विड बनता है। यहाँ जो ये जो लिक्विड है ना, फॉलिक्यूल लिक्विड बोलते हैं। ये फॉलिक्यूल लिक्विड क्या करता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। और ये हार्मोन्स रिलीज क्या करता है, इन्हीं हार्मोन को कंट्रोल करता है। उन्हें अब इन हार्मोन से क्या होगा, हमें गोनाड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पे दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक तो oogenesis की प्रोसेस हो जाएगी, यानी कि ओवम या ओवा बनने की प्रक्रिया देखने को मिल जाएगी। और एक हमें क्या देखने को मिल जाएगी कि जो गोनाड कैरेक्टर्स जो हमें देखने को मिले, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं और ये हार्मोन्स क्या करते हैं, आगे जाके गोनाड्स कैरेक्टर्स को भी डेवलप करते हैं और oogenesis की प्रोसेस को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रीमोर्डियल सेल जो है ये प्राइमरी सेल में कन्वर्ट हो गई। अब प्राइमरी सेल आगे जाके क्या होगी, फॉलिकुलर सेल में कन्वर्ट होगी। अब फॉलिकुलर सेल को आपको बता देता हूँ। ये जो यहाँ बनाता हूँ ना, ये जो फॉलिकुलर सेल जो होती है ये प्राइमरी सेल से कन्वर्ट होती है। अब प्राइमरी सेल को आप ऐसे देखो कि इस प्रकार से इसके अंदर कुछ ग्रेनुलेजा सेल होती है। ये क्या करती है, इनको प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देती है। ग्रेनुलेजा सेल, ग्रेनुलेजा सेल बोलते हैं उसको, ग्रेनुलेजा सेल, ठीक है, जो कि इनको प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन देती है। यहाँ कुछ लिक्विड बनता है, ठीक है, जिसको फॉलिकुलर लिक्विड बोलते हैं। इसको बोलते हैं फॉलिकुलर लिक्विड। और ये फॉलिकुलर लिक्विड क्या करता है, कुछ केमिकल हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे हमें गोनाड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ जो है एक एग या एक ओवम का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। ये क्या होगा, आगे जाके मैच्योर फॉलिकुल में आ जाता है। पहले ये फॉलिकुलर सेल है, यानी कि ये फॉलिकुलर प्राइमरी सेल, प्रीमोर्डियल सेल, प्रीमोर्डियल सेल से प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल से फॉलिकुलर सेल और फॉलिकुलर सेल से मैच्योर फॉलिकुल आ जाता है, यानी कि ये परिपक्व हो जाता है। जैसे ये परिपक्व होगा तो ये इसका जो ये जो अंडाणु है ये बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाता है और ये जो लिक्विड ऐसे ऐसे दूरियां बनाने लग जाता है। लास्ट स्टेज जो होगी, लास्ट स्टेज में क्या होगा, ये बाहर आ जाता है और बाहर आते ये क्या बन जाता है, ओवम यानी कि अंडाणु बन जाता है। तो हमने क्या देखने को मिला, सबसे पहले प्रीमोर्डियल सेल, प्रीमोर्डियल सेल जो है किस में कन्वर्ट हो रही है, प्राइमरी सेल। और इस प्राइमरी सेल के बाहर कुछ प्रोटीन्स, कुछ जो न्यूट्रिशंस होता है जो कि क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन भी देता है और उसे न्यूट्रिशंस भी देता है, जिसको बोलते हैं ग्रेनुलोजा सेल। अब इसके अंदर दो चीजें देखने को मिल रही है। अच्छा, आगे थीका सेल भी बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा थिक लेयर बनाती है। अब ये जो लेयर है, इस लेयर से ये जो फॉलिक्यूल लिक्विड जो है और ये जो ओवम जो है ये दोनों दूर जाने लग जाते हैं। मैच्योर फॉलिकल्स जब बनते हैं तो मैच्योर फॉलिकल्स के बाद यहाँ से फॉलिकुलर लिक्विड अलग हो जाता है और इसमें जो ओवम एग जो है वो अलग आ जाता है। ओवम सेल जो है इसके अंदर हमें ये जो है कुछ प्रोटीन सेल भी देखने को मिलती है। ये सेल क्या करती है, इसको न्यूट्रिशन देती है, किसको, न्यूक्लियस को। और यहाँ पे ये क्या तैयार हो जाता है, हमारे पास ओवम यानी कि अंडाणु तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, यानी कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। आज की क्लास में तो हमने ये समझा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने सबसे पहले जो वेजाइनल ओपनिंग और जिसमें प्राइमरी ओपनिंग और सेकेंडरी ओपनिंग पढ़ा, जिसके अंदर हमने मेनली 3 जो पोर हमें देखने को मिलते हैं। जो लास्ट जो पोर होता है उसको हम एनस बोलते हैं, जिसमें रेक्टम से जो मल जो है वो बाहर निकाला जाता है। सेकंड जो है, नीचे से बताऊं तो एनस के बाद जो है हमारे पास आएगी वेजाइनल ओपनिंग, जिसे हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। बर्थ कैनाल के बाद हमने यूरेथ्रल ओपनिंग, यानी कि यूरिन जो है बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। और उसके बाद जो हमें क्लिटोरिस देखने को मिलते हैं। क्लिटोरिस से ऊपर हमने क्या देखा कि मॉन्स प्यूबिक एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे प्यूबिक हेयर्स हमें देखने को मिलती है। वहाँ पे कुछ फैटी सेल्स भी होते हैं, कुछ फैटी एसिड, कुछ फैटी सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, वसा का निर्माण करते हैं, जो कि एक उभरी हुई संरचना का निर्माण करते हैं। वेजाइनल ओपनिंग के बाहर जो है कुछ माइनर और मेजर जो हमें लेबियम देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्शन या उसको कवर करके रखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हमने यहाँ पढ़ा, जो कि ये क्या है, वेजाइनल ओपनिंग है, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ओपनिंग पढ़ी थी, जिसके अंदर ये 3 हमने लेयर पढ़ी थी, जिनके नाम
जिसको हमने पेरीमेट्रियम, मायोएट्रियम और एंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। जिसको हमने यहाँ पर ओवरी बनाई जो कि अंडाशय होती है। ये अंडाशय जो है जुड़ा होता है लिगामेंट में, जिसको हम ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। इसके पीछे जो है कुछ मसल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेजोवेरियम, जो कि कनेक्टेड होता है, ओवरी जो है कनेक्टेड होता है कुछ सेल्स और मसल्स से, जो कि इसके पीछे जो होती है। ओवम, ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको फिम्बरी कैप्चर करती है, ठीक है। और ये फिम्बरी क्या करती है, इनको कहाँ लेके आती है, इस फेलोपियन ट्यूब में लेके आती है। फेलोपियन ट्यूब जो है ये वो पार्ट है जहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। और यहाँ पे इम्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थम्बस, हमने 3 पार्ट पढ़े थे जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अगर यहाँ पे स्पर्म आ जाता है तो ओवम और स्पर्म मिलकर दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया करेंगे। अगर ये नहीं आता है तो कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो ओवम जो आके जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद क्या करता है, कुछ लेयर्स डेवलप हो जाती है और बाद में मैच्योर साइकिल की प्रोसेस होती है। मैच्योर साइकिल की जो प्रोसेस होती है उसकी भी 2 से 3 स्टेजेस होती है, जो कि 14 से 15 साल की पहली आई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनार्ज कहते हैं, यानी कि रजो दर्शन। उसके बाद ऋतुस्राव और उसके बाद रजो निवृत्ति, यानी कि रजो दर्शन, ऋतुस्राव और रजो निवृत्ति 3 स्टेज होती है। 40 से 45 साल की आयु जो होती है वो लास्ट स्टेज होती है, जिसके अंदर ओवम रिलीज होना बंद हो जाते हैं। ये रिलीज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि प्रीमोडल सेल जो होती है वो कुछ oogenesis की प्रोसेस जब होती है तो जो पहले वाली जो सेल होती है वो खत्म होने लग जाती है, क्योंकि शुरुआत में बहुत सारी सेल्स होते हैं, लेकिन जब जैसे मेच्योरिटी आती है, प्यूबरिटी आती है, तो उस समय वो खत्म होने लग जाती है। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये जो है यूटेरस है, और इसको हम बोलते हैं यूरेटरन फंडस, और ये हमारे पास यूटेरस कैविटी। तो ये हमने पढ़ लिया था। oogenesis की प्रोसेस थी। oogenesis की प्रोसेस में हमने ये पढ़ा कि यहाँ पर जो ओवरी जो है इसके बेसिकली 2 काम है। एक काम तो कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज करना, उन हॉर्मोन्स से हमें कुछ गोनाड्स कैरेक्टर्स जो हैं, लैंगिक लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड काम जो है अंडाणु बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसे हम oogenesis कहते हैं, और oogenesis की प्रोसेस जो है यहाँ पे ओवम रिलीज होती है। oogenesis की प्रोसेस में प्रीमेडल सेल जो है, पहले प्रीमेडल सेल है, फिर वो प्राइमरी सेल है, फिर वो फॉलिकुलर सेल है, फिर वो मैच्योर सेल है, और मैच्योर सेल के बाद जो है वो क्या हम देख रहे हैं, यहाँ पे ओवम या अंडाणु हमें देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझा था। पिछली क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा था। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने टेस्टिस को पढ़ा था, वृषण को पढ़ा था, और कुछ सामान्य बेसिकली जानकारी हमने ली थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, जिसमें हमने ओवरी को पढ़ा, इनके फंक्शन पढ़े। अभी कुछ पेंडिंग है। पेंडिंग क्या है, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। हॉर्मोन्स हमारे पेंडिंग है। उसके अलावा जो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। यानी कि 3 से 4 टॉपिक अभी भी पेंडिंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव क्लास की, तो वो हम आगे क्लास में कवर करें, क्योंकि क्लास ये लंबी हो गई है। ओवरी हमने पढ़ लिया है, ओवरी हमारी क्लियर है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा पेंडिंग है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो हमारी अभी पेंडिंग है। उसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमारा पेंडिंग है। तो ये 3 से 4 टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के हमें अभी और पढ़ने हैं। आज ही क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इसी नए विषय के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।